Hey, welcome back everybody in this psychology short podcast। आप सभी ने सिगमंड फ्रायड का तो नाम सुना ही होगा। सिगमंड फ्रायड, जिन्हें मॉडर्न साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। मेंटल हेल्थ को ट्रीट करने के बारे में सिगमंड फ्रायड ने क्रांति ला दी थी। सिगमंड फ्रायड ने साइको एनालिसिस की स्थापना की थी। साइको एनालिसिस एक ऐसा तरीका जिसमें किसी क्लाइंट की बात को सुनकर उसे समझने का प्रयास किया जाता है कि उसका माइंड कैसे काम करता है। फ्रायड ने जो भी थ्योरी दी है उसके माध्यम से हम आज ड्रीम, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड पर्सनैलिटी को आसानी से समझ सकते हैं। सो वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सिगमंड फ्रायड के अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में। अगर हम किसी भी साइकोलॉजिस्ट के थ्योरी को समझना चाहें तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि उसके अर्ली लाइफ के एक्सपीरियंस क्या रहे होंगे, क्योंकि अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि किसी भी थ्योरी में किसी भी साइकोलॉजिस्ट के उसके अपने अर्ली लाइफ का रिफ्लेक्शन होता है। सो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं सिगमंड फ्रायड के अर्ली लाइफ के बारे में। ध्यान रखना है कि सिगमंड फ्रायड का जन्म 1856 में फ्रायबर्ग मोराविया में हुआ था, जिसे चेक रिपब्लिक कहा जाता है और आज यह सेंट्रल यूरोप में है। जब सिगमंड फ्रायड पैदा हुए थे तो उनके पिता की उम्र 40 वर्ष और उनकी माँ की उम्र केवल 20 वर्ष थी। सिगमंड फ्रायड की माँ अपने पिता की तीसरी पत्नी थी और सिगमंड फ्रायड अपनी माँ का पहला बच्चा था। सिगमंड फ्रायड के जो पिताजी थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी के थे, लेकिन फ्रायड की माँ बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग नेचर की थी। सिगमंड फ्रायड अपनी माँ का पहला बच्चा था, इसलिए उसे अपनी माँ का बहुत प्यार मिला। सिगमंड फ्रायड की माँ विश्वास किया करती थी कि एक दिन सिगमंड फ्रायड महान बनेगा और प्यार से फ्रायड को माई गोल्डन सिग्गी कहकर बुलाया करती थी। अपनी शुरुआत के दौर से ही सिगमंड फ्रायड बहुत इंटेलिजेंट था। उसने बहुत ही कम समय में अलग अलग भाषाओं को सीख लिया था और उसकी माँ उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करती थी। मैं आपको बता दूं कि सिगमंड फ्रायड की माँ ने उन्हें स्टडी करने के लिए एक अलग से रूम दिया हुआ था। सिगमंड फ्रायड की फैमिली में और भी बच्चे थे, खुद वो उनका 8 बच्चों का ग्रुप था और सिगमंड फ्रायड की स्टडी डिस्टर्ब ना हो इसलिए सिगमंड फ्रायड की सिस्टर को पियानो नहीं बजाने दिया जाता था। बेसिकली हम कह सकते हैं कि सिगमंड फ्रायड की माँ ने बहुत ज़्यादा केयर की और बाद में सिगमंड फ्रायड को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला कि सिगमंड फ्रायड अपने आप को लगातार डेवलप करते चले गए, या फिर हम यूँ कहें कि सिगमंड फ्रायड को सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मिला था, क्योंकि उसकी माँ उसे हमेशा अप्रिशिएट किया करती थी। उसकी माँ छोटी छोटी बातों पे उसे कहा करती थी, फ्रेड तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम आगे चलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। किसी भी बच्चे को अगर उसकी माँ से एक अच्छा सा अप्रिसिएशन मिलता है तो बेसिक सी बात है कि वो आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से सिगमंड फ्रायड का जो बैकग्राउंड था, सिगमंड फ्रायड का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा रहा और सिगमंड फ्रायड की अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा प्यार, बहुत ही ज़्यादा दुलार मिला। सिगमंड फ्रायड बाद में अपनी स्टोरी में खुद ही लिखते हैं कि उन्हें अपनी माँ से सेक्सुअल अटैचमेंट भी था और उनका ये ऑब्जर्वेशन बाद में उनके लिए ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जैसे कॉन्सेप्ट देने में कामयाब हुआ। हमें ध्यान रखना है कि फ्रायड बेसिकली इनिशियल स्टेज में मिलिट्री हिस्ट्री को पसंद करते थे और इसी में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना करियर मेडिसिन में बनाना चाहा और इसके लिए उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च करना शुरू किया। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि सिगमंड फ्रायड ने जब साइंटिफिक रिसर्च करना शुरू किया था तो उस दौरान उनके एक प्रोफेसर ने उनसे कहा कि तुम साइंटिफिक रिसर्च को पूरा करने में बहुत लंबा समय गुजारोगे और इतने लंबे समय तक तुम खुद को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। बेसिकली सिगमंड फ्रायड ने अपने खुद का काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने इस तरह से
1881 में खुद ही क्लिनिकल न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया और उन्होंने इमोशनल डिसऑर्डर से ग्रसित लोगों के ऊपर काम करना शुरू किया। फ्रायड ने पेरिस में साइकेट्रिस्ट जीन मार्टिन के साथ काम किया। जीन मार्टिन बहुत ही पॉपुलर हिप्नोथेरेपिस्ट थे जो कि हिप्नोसिस पर काम किया करते थे। उन्होंने फ्रायड को बताया कि न्यूरोसिस का जो आधार है उसमें सेक्सुअल आधार भी हो सकता है, सेक्सुअल इश्यूज हो सकते हैं। जब फ्रायड वीने लौटे तो फ्रायड ने इमोशनल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए सेक्सुअल इश्यूज को समझना शुरू किया। उनके साथी ने एक औरत के बारे में जिक्र किया और बताया कि एक औरत है और उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम है और उसके थेरेपिस्ट ने उसे बताया है कि इनके साथ जो भी इश्यू है वो इसलिए है क्योंकि उसका जो हस्बैंड है उसने शादी होने के 18 साल बाद तक कभी उसे सेक्सुअल रिलेशनशिप सेटअप नहीं किया। तो फ्रायड ने इन सब बातों को समझा, ऑब्जर्व किया और उसके बाद फ्रायड ने खुद से इस बात को अच्छे से समझना शुरू किया। खुद अपने ही सेल्फ एक्सपीरियंस जो उनके लाइफ में हुए थे अबाउट सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट उस पर ऑब्जर्वेशन किया और बाद में उन्होंने सभी घटनाओं को और भी अच्छे से समझा और उन्होंने बाद में फाइनली इमोशनल डिस्टर्बेंस को समझने के लिए सेक्सुअल इश्यूज को आधार बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि साइकोलॉजी में सिगमंड फ्रायड की जो थ्योरी है उसमें जो भी आप सेक्सुअल चीज़ों को सुनते हैं सिगमंड फ्रायड की थ्योरी में वो कैसे हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों से शुरू हुई थी। बेसिकली सिगमंड फ्रायड कभी साइकोलॉजी में आना नहीं चाहते थे, वो तो बेसिकली न्यूरोलॉजी की स्टडी कर रहे थे, लेकिन बाद में उनका अपना सेल्फ एक्सपीरियंस एंड द इंसिडेंट्स अराउंड द एनवायरनमेंट जो भी उन्होंने सुना देखा, उसके बाद उन्होंने इस तरह से लोगों की पर्सनैलिटी को समझने के लिए, लोगों के इमोशनल डिस्टर्बेंस को समझने के लिए सेक्सुअल इश्यूज़ को बेस बनाया। और बाद में आप देखते हैं कि उनकी जो थ्योरी है उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को लेकर हैं, सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हैं। तो इस तरह से सिगमंड फ्रायड की कहानी साइकोलॉजी में शुरू हुई थी। तो थैंक यू, आपसे मैं आगे मिलूँगा और आगे पॉडकास्ट में सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिए गए कुछ कॉन्सेप्ट्स और उन्होंने जो भी चीज़ें पर्सनली एक्सपीरियंस की थी उसके बारे में और भी आपसे बात करूँगा।